सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग थीम में। तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं भाषा विकास। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट विकास जिसका नाम है नैतिक विकास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के नैतिक विकास। तो नैतिक विकास की अगर बात करते हैं तो नैतिक विकास सबसे पहले इसमें सिद्धांत देखते हैं, और वो सिद्धांत है मोस्ट इम्पोर्टेंट कोहलर बर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जो दिया था 1969 में। इसमें कई संशोधन हुए, वो पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। कब दिया? 1969 में दिया। कितने बच्चे थे? 72 बच्चों पर प्रयोग किया इसने। कितने बच्चों पर? 72 बच्चों पर प्रयोग किया। किसने? कोहलबर्ग ने। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास सिद्धांत दिया। इन्होंने सबसे पहले कितने वर्ष तक के बच्चों पे बात की? 10 से 72 बच्चे थे, लेकिन 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे। और नैतिक तर्कणा की अवस्था कहा। क्या कहा उसको? नैतिक तर्कणा की अवस्था कहा। कितने वर्ष के बच्चों को? 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा? नैतिक तर्कणा कहा। नैतिक तर्कणा की अवस्था कहा। किस वर्ष को? 10 से 16 वर्ष की अवस्था को नैतिक तर्कणा कहा। फिर इन्होंने बात की 3 स्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्तर कितने हैं? 3। अवस्था कितनी? 6। उल्टा हो जाता है, 6 अवस्था कर देते हो, 3 स्तर कर देते हो। सॉरी, 3 अवस्था कर देते हो और 6 स्तर कर देते हो, इस प्रकार से। लेकिन क्या है? 3 स्तर है। 3 छोटा है तो स्तर में भी कम अक्षर आ रहे हैं, इस प्रकार ध्यान में है। और 6 बड़ा है तो अवस्था में भी ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं। तो 3 स्तर एंड 6 अवस्था। किसकी बताइए? नैतिक विकास की बताइए। और सारे जो विकास होते हैं वो कैसे चलते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। लेकिन एकमात्र नैतिक विकास ऐसा है जो कैसे चलेगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगा। तो सबसे पहले नैतिक विकास कोहलरबर्ग ने 1969 में। कितने बच्चे? 72 बच्चे। 10 से 16 वर्ष के की अवस्था को क्या कहा? नैतिक तर्कणा की अवस्था कहा। 3 स्तर और 6 अवस्था बताई। किसकी? नैतिक विकास की। और नैतिक विकास एकमात्र ऐसा विकास है जो कैसे चलता है? ये चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। और इसने जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, जो ये हिंज नामक एक व्यक्ति था, किस नाम का? हिंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी नैतिक दुविधा पर आधारित था। किस पर आधारित था? नैतिक दुविधा पर आधारित था, यानी कि नीति के अधीन कोई भी कार्य करना या ना करना, तो वो थी नैतिक दुविधा। इसमें क्या होता है? हिंज व्यक्ति की एक कहानी है। क्या कहानी है? कि जो हिंज नामक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। लेकिन अगर बात करें तो उसकी, जब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये दवाई लेके आनी है आपको, आपकी पत्नी के लिए, तो हिंज भाई साहब अपने गए डॉक्टर के पास। एक ही ऐसा मेडिसिन या डॉक्टर था जिसके पास वो मेडिसिन थी, लेकिन वो जो दाम था उससे 5 गुना दाम मांग रहा था। किससे? हिंज से, या कह सकते हैं 2 गुना, जितना मतलब ज़्यादा मांग रहा था हिंज। हिंज नामक व्यक्ति से ज़्यादा मांग रहा था मेडिसिन वाला। तो उसने बहुत विनतियाँ की कि नहीं, दे दो, मेरी पत्नी की ज़िंदगी बच जाएगी, तो इस प्रकार से। लेकिन वो डॉक्टर नहीं माना। तो सोचता है कि क्यों ना इस दवाई को मैं चोरी कर लूँ। और वो क्या कर लेता है? रात को जैसे ही वो जाता है मेडिसिन वाला अपनी शॉप को बंद करके, तो वो पीछे से लॉक तोड़ के क्या कर लेता है? उस दवाई को चुरा लेता है और अपनी पत्नी की ज़िंदगी को बचा लेता है। तो इस प्रकार से फिर वो पूछता है, जो कोहलरबर्ग है, बच्चों से। कितने बच्चे थे? 72 बच्चों से पूछता है कि क्या हिंज नामक व्यक्ति ने ये सही किया? तो वो बच्चे अपनी अवस्था के हिसाब से उत्तर देते हैं। तो किस प्रकार से उत्तर देते हैं? कोई कहता है कि सही किया उसने, कोई कहता नहीं, बिल्कुल सही नहीं किया, ये मतलब चोरी करना गलत है। तो इस प्रकार से, तो इसमें वही बात बताई गई है। तो किस प्रकार से, किस अवस्था का बच्चा क्या चीज़ किस प्रकार से अपनी नैतिक तर्कणा को प्रस्तुत करता है, तो इसी प्रकार से है। सबसे पहले इसमें एक स्टेज है पहली। तो कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। और अवस्था कितनी है? 6 अवस्थाएं। इसे स्तर को कहेंगे पहली प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या कहेंगे? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो है 0 से 9 वर्ष। वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। इसी को कहेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसी को कहेंगे पूर्व
प्री हो गया या पूर्व हो गया, बात वही है। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व औपचारिक स्तर या रूढ़िगत पूर्व अवस्था, तो इसको ध्यान रखना है। प्री को पूर्व ध्यान रखना, पूर्व परंपरागत, पूर्व औपचारिक स्तर और रूढ़िगत पूर्व अवस्था, तो इस प्रकार से। फिर यहाँ पर अगर बात करें, इस अवस्था में क्या होता था, नैतिक नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, यानी कि जो नीति के अनुसार नियम है उनका कोई ज्ञान नहीं होता। प्री कन्वेंशनल स्टेज में 0 से 9 वर्ष की स्थिति में वहाँ क्या होता है, केवल सजा और उपहार के माध्यम से, अगर बच्चे को सजा दी जाए कि अगर तूने गलत काम किया तो तेरे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, अच्छा काम किया तो क्या मिलेगा, उपहार मिलेगा, इसके आधार पर वो क्या करता है, नैतिक नियमों का पालन करता है। लेकिन उसको नैतिक नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता, वो सजा और उपहार के आधार पर ही क्या करता है, नैतिक नियमों का पालना करता है। फिर आगे बात करूं मैं अवस्थाओं की, तो ये तो स्तर था अपना पहला, प्री कन्वेंशनल स्टेज। लेकिन अब बात करते हैं हम अवस्था की। तो पहली अवस्था की अगर बात करते हैं तो होता है दंड पालन, आज्ञा पालन, अभिमुखता, या इसी को कहते हैं आज्ञा व दंड की अवस्था। तो इसमें आज्ञा व दंड की अवस्था में क्या होता है, यानी कि या तो आज्ञा मानो या आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, तो आज्ञा व दंड की अवस्था। फिर है नैतिक, इसमें क्या होता है, जो नैतिकता का पालन होता है वो कैसे होगा, नैतिकता का जो पालन होगा वो आज्ञा या किसके हिसाब से होगा, दंड के आधार पर होगा, तो आज्ञा व दंड के आधार पर होगा। और इसमें कहा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास लाठी है उसी के पास भैंस है। तो दंड पालन, आज्ञा पालन, अभिमुक्त या आज्ञा व दंड की अवस्था। तो आज्ञा माननी पड़ेगी वरना आपको क्या मिल सकता है, दंड मिल सकता है। तो नैतिकता का पालन यहाँ बच्चा किस प्रकार से करता है, आज्ञा व दंड के आधार पर करता है। और यहाँ पर क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार से होता है। फिर आगे बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था, लेकिन स्तर कौन सा, पहला। हर स्तर की दो अवस्था है। फिर यहाँ बात करते हैं हम सरल अहंकार की अवस्था या यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था। सरल अहंकार की अवस्था या यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था, इसमें क्या होता है, बराबरी का लेन देन होता है, यानी कि इस हाथ लेना और उस हाथ देना। क्या है, इस हाथ लेना और उस हाथ देना, यानी कि अपनी चीज़ को बेमतलब किसी को नहीं देगा, क्या करेगा, इस हाथ ले और इस हाथ दे, इस प्रकार से बराबरी का लेन देन सरल अहंकार की अवस्था होती है। यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था भी कहते हैं इसको। फिर है पारस्परिकता या सहयोग व छल आधारित नैतिकता। यहाँ क्या होती है, छल आधारित नैतिकता होती है, यानी कि हो सकता है आपने किसी को कोई चीज़ दे दी वो आपको वापस दे ही ना, तो इस प्रकार से छल। यहाँ सहयोग तो होता है लेकिन कैसा सहयोग तो होता है, छल आधारित होता है। और पारस्परिकता भी देखी जा सकती है, पारस्परिकता या सहयोग एक ही बात है। और छल आधारित नैतिकता किस में पाएगी, दूसरी अवस्था में। लेकिन स्तर कौन सा, पहली अवस्था पढ़ी हमने, आज्ञा व दंड की अवस्था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और किसके आधार पर, आज्ञा, उपहार व सजा के आधार पर वहाँ। फिर आगे बात करते हैं कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा स्तर है कन्वेंशनल स्टेज। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परंपरागत स्तर। वहाँ था पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व, और वहाँ था पूर्व औपचारिक, यहाँ पे है औपचारिक अवस्था। और ये है रूढ़िगत, वहाँ था पूर्व रूढ़िगत अवस्था और ये है रूढ़िगत अवस्था। तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, दूसरा जो स्तर है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। और ये कब से कब तक, 9 से 10 वर्ष तक होता है, 10 से 12 वर्ष तक होता है। वो था अपना 0 से 9 वर्ष तक, और ये था 10 से 12 वर्ष तक। तो सर्वाधिक नैतिक विकास किस में रहेगा, दूसरे स्तर में रहेगा, जिसे क्या कहेंगे, कन्वेंशनल स्टेज या परंपरागत स्तर, औपचारिक अवस्था और रूढ़िगत अवस्था। यहाँ क्या होता है, माता पिता व बड़ों के नियमों पर आधारित होता है, यानी कि जो माता पिता व बड़े नियम बना देते हैं उन्हीं पर आधारित क्या होता है, नैतिक का विकास होता है। और सर्वाधिक नैतिक विकास कहाँ होता है, कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि परंपरागत, औपचारिक और रूढ़िगत अवस्था में। फिर बात करते हैं अवस्था नहीं, स्तर कहेंगे इसको वैसे तो, लेकिन यहाँ रूढ़िगत अवस्था चलेगी। फिर आगे बात करते हैं पहली, यानी कि दूसरे स्तर की पहली अवस्था। और टोटल अगर बात करें तो इसमें पहली अपन ने पढ़ी आज्ञा व दंड, फिर सरल अहंकार की अवस्था, और अब है तीसरी प्रशंसा की अवस्था। यहाँ है प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था। इसमें क्या होता है, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए माता पिता की नैतिकता का पालन करता है, यानी कि बच्चा क्या सोचता है कि माता पिता मेरी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो उसके लिए वो नैतिकता का पालन करता है। तो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए माता पिता की नैतिकता
नियमों का पालन करना, नैतिक नियमों का पालन करना, या इसी को कहते हैं अनुमोदन के लिए। तो अनुमोदन के लिए टोटल कितनी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था में, और दूसरे स्तर की पहली अवस्था, ऐसे देख सकते हो। तो प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था। तो इस प्रकार से यानी कि प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता के नियमों का पालन किया जाता है। प्रशंसा किससे, माता पिता से या बड़ों से। तो अनुमोदन के लिए भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई अपनी कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। अब चौथी अवस्था की बात करते हैं। चौथी अवस्था में क्या होता है, सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी कि इसमें समाज की व्यवस्था को लांघेगा नहीं, उसका सम्मान करेगा। यानी कि कानून, न्याय व कर्तव्यों पर आधारित नैतिकता होती है कहाँ पे, चौथी अवस्था में। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है, और यहाँ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिक नियमों की पालना की जाती है। तो सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नैतिकता नियमों की पालना की जाती है। पहली पड़ी आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरी यांत्रिक सापेक्ष या सरल अहंकार की अवस्था, बराबरी का लेन देन, छल आधारित जो। फिर तीसरी हमने कौन सी पढ़ी, फिर हमने तीसरी पढ़ी है प्रशंसा की अवस्था, यानी कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था, यानी कि प्रशंसा कर देंगे। और चौथी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो यहाँ हो गया। फिर तीसरी जो स्तर है इसको कहेंगे पोस्ट, यानी कि उत्तर। पहले पढ़ी थी हमने पूर्व, फिर उसके बाद डायरेक्ट कन्वेंशनल पढ़ी, फिर हमने पढ़ी है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर औपचारिक, उत्तर होने यानी होता बाद वाली, और उत्तर परंपरागत। उत्तर औपचारिक या उत्तर परंपरागत। यहाँ क्या होता है, यहाँ रूढ़ि से ऊपर उठकर चिंतन, व्यक्ति नैतिक व्यवहार का रास्ता तलाशना, यानी कि रूढ़ि से ऊपर उठकर चिंतन करता है और व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता तलाशने स्टार्ट कर देता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होती है यहाँ पे, यानी कि कोई भी आधार नहीं होता है और आत्मचेतना की अवस्था होती है। इस प्रकार से ध्यान रखना, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, रूढ़ि से ऊपर उठकर चिंतन करना, किसमें, पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि जो रूढ़ि बरसों से चली आ रही है उस पर ऊपर उठकर चिंतन करता है और व्यक्तिगत नैतिक नियम व्यवहार का रास्ता तलाशता है। तो आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था किसमें आएगी, पोस्ट कन्वेंशनल में आएगी। अब उसके बाद बात करते हैं पांचवी अवस्था की। तो पांचवी अवस्था कौन सी है, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, इसमें क्या होता है, अनुबंध उपयोगिता, यानी कि व्यक्तिगत आधार पर आधारित होती है। अनुबंध उपयोगिता का ध्यान रखना है कि अनुबंध उपयोगिता व्यक्तिगत आधार पर होती है यहाँ पे। तो व्यक्तिगत आधार पर नैतिकता का पालन करता है। अनुबंध उपयोगिता का मतलब है लोगों के कल्याण व बहुसंख्यक की इच्छा को महत्व देता है यहाँ पे, यानी कि लोगों के कल्याण और बहुसंख्यक की इच्छा को महत्व देता है, यानी कि जो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी और जो उसकी इच्छा होगी उसी को महत्व देता है, किसमें, सामाजिक समझौते की अवस्था में। फिर आगे बात करते हैं आंतरिक विवेक की अवस्था। किसकी, आंतरिक विवेक की अवस्था। इसमें क्या होता है, नैतिक आचरण और संज्ञानात्मक आधार पर, जो नैतिकता का आचरण है वो संज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञान किससे संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। जब ज्ञान आएगा तो वहाँ क्या आएगा, तर्क और विवेक। विवेक यानी समझ स्थापित करना, तो तर्क किससे करोगे, दिमाग से। तो इस प्रकार से संज्ञान, ज्ञान किसमें है, दिमाग में। तो तर्क व विवेक के आधार पर। फिर बात करते हैं तर्क और विवेक है तो उच्चतर सामाजिक स्तर की अवस्था नहीं होगी क्या, तो तर्क व विवेक आएगा तो उच्चतर सामाजिक स्तर की अवस्था हो जाएगी। फिर अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है, यहाँ पर किसके आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है। तो सामाजिक समझौते में अनुबंध उपयोगिता ध्यान रखना है, और लोगों के कल्याण व बहुसंख्यक, यानी कि बहुत सारी संख्या को देखकर यहाँ पर क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है। और आंतरिक विवेक में क्या करेगा, आंतरिक विवेक को ध्यान रखना। विवेक कहाँ, दिमाग से काम लोगे तो क्या हो रहेगा, विवेक रहेगा। और विवेक में क्या आता है, संज्ञान और तर्क व विवेक। उच्चतर सामाजिक, तर्क और विवेक जहाँ काम करेगा वहाँ उच्चतर सामाजिक स्तर की अवस्था होगी, और अंतरात्मा के आधार पर क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाती है अपनी 6 अवस्था और 3 स्तर। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम। फिर मैंने इसको नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब यहाँ बात करते हैं हम शेष अवस्था में बात करें तो नैतिकता का अभाव होता है। यहाँ
शेष अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है, यानी कि नैतिकता को नहीं जान पाता है शेष अवस्था में। और यहाँ माता पिता के डर से नैतिकता का पालन करता है। शेष अवस्था में क्या करेगा, नैतिकता का अभाव रहेगा और माता पिता के डर से नैतिकता का पालन करेगा। फिर आगे बात करते हैं, 2 वर्ष में अच्छे लड़के व बुरे लड़के में अंतर करने लग जाता है। ये क्या है, नैतिक विकास है, किसमें, शेष अवस्था में। और 4 वर्ष में अच्छे व बुरे कार्य में अंतर करने लग जाता है। 2 वर्ष में अच्छे लड़के व बुरे लड़के में अंतर करने लग जाएगा और 4 वर्ष में अच्छे बुरे में अंतर करने लग जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शेष अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है और नैतिकता का पालन किसके आधार पर करता है, माता पिता के डर से करता है। फिर आगे बात करते हैं सर्वाधिक नैतिक विकास की। जो बात करते हैं तो सर्वाधिक नैतिक विकास किस में होता है, बाल्यावस्था में होता है। और नैतिक सापेक्षता का प्रारंभ हो जाता है। तो नैतिक सापेक्षता प्रारंभ हो जाती है कहाँ से, बाल्य अवस्था से। और यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक नैतिक विकास तो होता है, लेकिन यहाँ क्या करने लग जाता है, झूठ बोलना, चोरी करना, इनके बारे में सीख जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सर्वाधिक नैतिक विकास बाल्यावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में ही होता है। लेकिन सर्वाधिक जो खतरे के काम होते हैं, जैसे झूठ बोलना या फिर चोरी करना, यानी कि गलत कार्य जो होते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, उनको भी सीखता है किसमें ही, बाल्य अवस्था में। फिर बात करते हैं आगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या होता है, अंतःकरण के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। यानी कि अंतःकरण स्वयं के अंदर झांककर क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है। और एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना और बनना, यानी कि ऐसा महसूस करता है कि एक आदर्श व्यक्ति की तरह क्या करना है, मेरे को व्यवहार करना है, कल्पना करता है और उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। कब, किशोरा अवस्था में। तो नैतिकता का अभाव रहेगा शेष अवस्था में। सर्वाधिक नैतिक विकास की पूछे तो कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में। और नैतिक सापेक्षता का प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे। और किशोर अवस्था में क्या होता है, अंतःकरण के आधार पर नैतिकता का पालन करता है और एक आदर्श व्यक्ति बनता है। और अगर नैतिक निरपेक्ष पूछे आपसे, यहाँ तो था नैतिक सापेक्ष, अगर नैतिक निरपेक्ष पूछे तो नैतिक निरपेक्ष आएगा आपका शेष अवस्था में। तो इसको ध्यान रखना है। फिर आगे अगर बात करते हैं मैडिनस। जो मैडिनस है वो यहाँ पर परिभाषा बताता है अपनी। मैडिनस कहता है किशोर धर्म का संकीर्णता को त्याग देता है। यानी कि किशोर धर्म की जो संकीर्णता है उसको क्या कर देता है, त्याग देता है। यानी कि वो धर्म के जकड़न में से दूर हो जाता है, यानी कि धर्म के जो मायने हैं उससे दूर हो जाता है। तो स्वयं अपनी विवेक और तर्क से काम करता है किशोर। तो किशोर धर्म व संकीर्णता को त्याग देता है। धर्म की जो संकीर्णता है, जो धर्म का घेरा है, उससे दूर हटकर बात करता है। फिर है पैक व हैविंग हर्ट्स। तो पैक व हैविंग हर्ट्स जो है वो कहता है कि किशोर नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, वह उसके आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करता है। तो पैक व हैविंग हर्ट्स की बात करें तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि निर्माण करके क्या कर दो, उसको पैक कर दो। तो नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करके क्या कर दो, पैक कर दो। तो इस प्रकार से याद हो जाएगी, किशोर नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, वह उसके आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करता है। तो निर्माण करके पैक कर दो, मैं उसका क्या कर दूंगा, मूल्यांकन कर दूंगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं जो हैविंग हर्स्ट है, उन्होंने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। वह जीन प्याजे ने कितनी अवस्था बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन जीन प्याजे की 2 अवस्थाएं जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक है हेट्रोनोमी और एक है स्वायत्ताचरण। एक कौन सी, हेट्रोनोमी। जो हेट्रोनोमी है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और स्वायत्ताचरण जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि हैविंग हर्स्ट ने कितनी अवस्था बताई, हैविंग हर्स्ट ने बताई है 5 अवस्था और जीन प्याजे ने 4 अवस्था। 4 अवस्थाओं में से 2 अवस्था महत्वपूर्ण है, हेट्रोनोमी और स्वायत्ताचरण। जो हेट्रोनोमी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, जबकि स्वायत्ताचरण कैसी होती है, ये होती है आपकी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है बस इनको। फिर आगे बात करते हैं हम, हिंज ने केवल लड़कों के सामने ही क्या रखी, इसकी दुविधा रखी। ये जो दुविधा थी हिंज ने केवल लड़कों के सामने ही दुविधा रखी, लड़कियों के स्थान नहीं दिया। इन्होंने लिंग को भेदभाव किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये इसकी क्या है, एक सीमा कह सकते हैं कि हम इसकी एक सीमा है, जो कि ठीक नहीं है कि इन्होंने केवल लड़कों को ही स्थान दिया, लड़कियों को कोई स्थान दिया। तो इस प्रकार से ये हो जाता है अपना कौन सा विकास, नैतिक विकास कंप्लीट। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।